गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ राजेश बड़ारिया, आपका दोस्त आपके लिए एक बार फिर से उपस्थित हूँ। तो हम कर रहे हैं 30 डेज क्रैश कोर्स। क्या कर रहे हैं? 30 डेज क्रैश कोर्स यूजीसी नेट और सेट एग्ज़ाम 2023 के लिए। तो आज हम 10वें दिन के अंदर एंटर कर चुके हैं। आज जो हमारा दिन है हैश 10 मतलब नंबर 10वां दिन है। तो हमने कंप्यूटर नेटवर्क ख़त्म कर दी है और उसके बाद हम आज कर रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की सीरीज़, जिसके अंदर 2 वीडियोस डीबीएमएस के मैंने बना दिए हैं और आज हम इसका तीसरा वीडियो करने वाले हैं। तो जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को शुरू से वॉच कीजिए। ये प्लेलिस्ट जो बनी हुई है सेट 2023 नाम से, उसको शुरू से वॉच कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। मेरा तो ये कहना है, अगर आप आईए की तैयारी कर रहे हैं या प्रोग्रामर की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आपको कंप्यूटर नेटवर्क और डीबीएमएस की प्लेलिस्ट ज़रूर देखनी चाहिए। जो भी वीडियोस है इससे रिलेटेड अभी जो बना रहा हूँ उनको ज़रूर देखना चाहिए। और हाँ, जो ये मेरा वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा, उस टेस्ट को आप ज़रूर अटेंड कीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने क्या क्या देख लिया था, आप मेरे को बता सकते हैं डीबीएस के बारे में? देखिए हमने क्या क्या दे रखा था। डीबीएस का इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया था। इसके अलावा हमने देख लिया था हमारे ईआर मॉडल के, हम ईआर मॉडल पढ़ रहे थे ना, ईआर मॉडल के अंदर हमने एंटिटी देख लिया, एट्रीब्यूट्स देख लिया, उसके टाइप्स देख लिए थे। फिर एंटिटीज़ के बीच में क्या रिलेशनशिप है, 1 to 1, 1 to many, many to many, ये देख लिए थे। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हमने देख लिए थे। मिनिमम टेबल निकालना, ओके, और हमने जो सिम्बल्स यूज़ होते हैं वो भी देख लिए। यहाँ पे इसी के अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट और रह गया है, वो देख लीजिए। वो है आपका स्पेशल केसेस, जिसको हम बोलते हैं एनहेंस ईआर मॉडल। क्या बोलते हैं उसको? एनहेंस ईआर मॉडल। इस टॉपिक का नाम है एनहेंस ईआर मॉडल, उसी के कंटिन्यूटी के अंदर है ना। पर ज़्यादा टाइम हो गया था इसलिए फिर अब आज मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसके तीन तरीके से होता है ये। फर्स्ट होता है आपका जनरलाइजेशन, सेकेंड होता है आपका स्पेशलाइजेशन और थर्ड होता है आपका एग्रीगेशन। जो एनहेंस ईआर मॉडल होता है वो 3 तरह से डिफाइन होता है। क्या होता है? जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, एग्रीगेशन। तो देखिए मैं बिल्कुल शॉर्ट के अंदर बताऊंगा जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस तरह का अप्रोच है। तो ध्यान रखना, इट इज़ अ बॉटम अप अप्रोच। कैसा अप्रोच है? बॉटम अप अप्रोच। ये बॉटम अप अप्रोच है। क्यों कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा। और इसके अंदर क्या यूज़ किया जाता है? ट्राइंगल। ट्राइंगल इज यूज। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच का मतलब ये है, मान लीजिए ये कोई, आप स्कूल में जाते हो ना, कॉलेज में, वहाँ पे कौन होते हैं? फैकल्टी, स्टाफ, पढ़ाने वाले, ओके, और क्या होते हैं? स्टूडेंट। इन दोनों को अगर हम मोटे तौर पे बोले तो ये क्या है? इन दोनों को अगर हम मोटे तौर पे बोले जनरल रूप के अंदर, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? पर्सन्स। क्या है? पर्सन्स। बस यही कंसेप्ट है जनरलाइजेशन का। छोटी छोटी चीज़ें देखिए, है ना, ऐसी चीज़ें कभी हमें ऐसी लगती है कि ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या बता रहे हो सर, ये तो मतलब पर यार ये से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, है ना। तो जनरलाइजेशन क्या बोलते हैं? बॉटम अप अप्रोच। और इसके अंदर ट्राइंगल यूज़ किया जाता है, अपर वाली साइड के साथ रहता है। हम क्या करते हैं? फैकल्टी और स्टूडेंट को अगर मुझे जनरल फॉर्म में डिफाइन करना होगा तो उसको मैं क्या बोलूँगा? पर्सन। उसी प्रकार जैसे बाइक हो गई ना, 100 सीसी की, 150 सीसी की, अलग अलग बाइक, तो मोर जनरल फॉर्म के अंदर क्या हो जाएगा? बाइक। उसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा? ये ऑटोमोबाइल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके अंदर आता है स्पेशलाइजेशन। क्या हो जाएगा? स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन जस्ट अपोजिट है जनरलाइजेशन का। इट इज अ टॉप डाउन अप्रोच। क्या है ये? टॉप डाउन अप्रोच है ना। और इसके अंदर भी इन्वर्टेड ट्राइंगल यूज किया जाता है। कैसा ट्राइंगल? इन्वर्टेड ट्राइंगल यूज। देखिए एक एक चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय है किसी डिपार्टमेंट के अंदर, ओके, ठीक है, तो एम्प्लॉय, और वो कैसे डिफाइन होगा?
इज एम्प्लॉय क्या हो सकता है, जैसे आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी है या आप किसी कंपनी में काम करते हो तो वो एम्प्लॉय क्या हो सकता है, टेस्टर हो सकता है, ठीक है, जो टेस्टिंग का काम कर सकता है। या क्या हो सकता है, वो डेवलपर हो सकता है जो डेवलपिंग का काम करता है। आई बात समझ में, यहाँ पे भी लिख लीजिए आप इज तो छोटी सी चीज़ें हैं, ये आपको समझ में आ रही होगी। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे बैंक अकाउंट है आपका, बैंक के अंदर अकाउंट है, अकाउंट कौन कौन सा हो सकता है, सेविंग अकाउंट हो सकता है या करेंट अकाउंट हो सकता है, ठीक है। तो जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन दोनों के अपोजिट है, बस ध्यान ये रखना है कि टॉप डाउन अप्रोच कौन सा और बॉटम अप कौन सा है। नेक्स्ट इसी के अंदर आएगा आपके पास एग्रीगेशन। क्या आएगा इसके अंदर आपके पास, एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या करता है, रिलेशनशिप अमंग रिलेशनशिप शो करता है, रिलेशनशिप अमंग रिलेशनशिप, ये डायरेक्ट लाइन हुई है, आई हुई है ना, रिलेशनशिप अमंग रिलेशनशिप कौन शो करता है आपका, एग्रीगेशन। इसका मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, मैं डायरेक्ट एग्जांपल ही बता रहा हूँ, है ना। तो देखिए जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय हो गया, यहाँ पे हो गया वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट, और यहाँ हो गया जॉब। समझ में आ रही बात, ये एम्प्लॉय है, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और उस डिपार्टमेंट के अंदर क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है, ओके। और इसको मुझे बताना है किससे, आपके एग्रीगेशन से। तो मैं इसको इस तरीके से बता सकता हूँ, ये आपका एक अलग पूरा मैनेज सेक्शन हो गया, और अब इस रिलेशनशिप के साथ में फर्दर एक रिलेशनशिप क्या कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ, है ना, मैनेजेस। वैसे इसके इतने डिटेल पार्ट के अंदर अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैनेजर, तो यहाँ देखिए आप, ये एक रिलेशनशिप है और यहाँ एक दूसरा रिलेशनशिप है, इन दोनों रिलेशनशिप के बीच में कनेक्शन बन रहा है। तो इस तरीके का जो आपके ER डायग्राम है उसे मैं क्या बोलूँगा, एग्रीगेशन। क्या बोलूँगा, एग्रीगेशन, ओके। आपको क्या क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है बस ये, बॉटम अप अप्रोच और ट्राइंगल, टॉप डाउन अप्रोच और इन्वर्टेड ट्राइंगल, एग्रीगेशन, रिलेशनशिप अमंग रिलेशनशिप, बस ये ध्यान रखना है आपको। और डायग्राम आपको ध्यान रखना है कि आप तो डायग्राम दे दे, पूछ ले कि भाई किस तरह का ये आपका मॉडलिंग डायग्राम है, ठीक है। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं, जो इस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है रिलेटेड आपका कीज से रिलेटेड। उम्मीद है आप सभी को इंटरेस्ट आ रहा होगा, है ना, और एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए शुरू से लेके लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे तो आपको चीज़ें अच्छी लगने लग जाएगी, पर अगर आप बीच में से पढ़ना चालू करेंगे तो समस्याएं तो आएगी ही आएगी, है ना। मैं बिल्कुल ऑथेंटिकेट और बिल्कुल सही चीज़ें लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम से आती है, मैंने खुद ने एग्ज़ाम दिया हुआ, फाइट किया हुआ है। कीज़ हम बात कर लेते हैं, क्या क्या कीज़ देखने वाले हम, प्राइमरी की, सुपर की, फॉरेन की, कैंडिडेट की और अल्टरनेट की, ये सारी की हम देखने वाले हैं। अभी इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं थोड़ा थ्योरी पोर्शन आपको लिखवा रहा हूँ, है ना। तो लिख लीजिए आप फटाफट, प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है, डिटेल के अंदर अभी हम आगे चलेंगे कि सर की क्या होती है, अभी मैं आपको थ्योरी सेक्शन लिखवा रहा हूँ, है ना। इज अ कॉलम or a group of column that uniquely identifies tuple कॉलम या ग्रुप ऑफ कॉलम जो आपकी टपल को क्या करेगा, एक यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन ये ध्यान रखनी है, इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है, अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर कई बार आया हुआ है। क्या एक टेबल के अंदर एक से ज़्यादा प्राइमरी की पॉसिबल है? नहीं, एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की रहेगी।
इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहेगी, हमेशा प्राइमरी की यूनिक रहेगी और क्या रहेगी बच्चों, नॉट नल, यूनिक रहेगी और नॉट नल रहेगी। फिर देखिए इफ़ प्राइमरी की, इफ़ फॉरेन की रेफर्स टू प्राइमरी की, यहाँ लिखिए आप एक और, इफ़ फॉरेन की रेफर्स टू प्राइमरी की देन वैल्यू ऑफ प्राइमरी की कांट बी मॉडिफाइड। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको अभी हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। फॉरेन की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, जब हम टेबल के अंदर समझेंगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। ये अभी ध्यान रखिए, इसकी प्रॉपर्टी ये ध्यान रखिए कि ये यूनिक और नॉट नल होती है। कौन सी, आपकी प्राइमरी की। फिर नेक्स्ट हमारे पास की है फॉरेन की। ये एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए डायरेक्ट। फॉरेन की क्या होती है, इज अ कॉलम that creates relationship between two tables। टू टेबल भी होता है और सेम टेबल भी हो सकता है ना। अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे तब आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। इसके अंदर लिख लीजिए, अ टेबल कैन हैव मोर देन वन फॉरेन की। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप इंटरव्यू में बैठे होगे तो आपको पता होगा। अ टेबल कैन हैव मोर देन वन फॉरेन की। एक टेबल के एक से ज़्यादा फॉरेन की हो सकती है, ठीक है। और फॉरेन की वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट। देखिए फॉरेन की वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट। यहाँ पे फिर से इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉरेन की वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, ध्यान रखना। प्राइमरी की वैल्यू आपकी डुप्लीकेट नहीं होती है और फॉरेन की वैल्यू कैन बी नल। फॉरेन की वैल्यू नल भी हो सकती है, प्राइमरी की नहीं हो सकती है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के अंदर। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। सॉरी, गला खराब हो रहा है। सुपर की, सुपर की, तो सुपर की डेफिनेशन भी आप वैसे ही लिख सकते हैं जैसे आपने प्राइमरी की लिखी है यहाँ पे। इज अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज टप्पल। टप्पल को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, सुपर की बोलेंगे। और सुपर की कैसे बनेगी, कैंडिडेट की प्लस एनी एट्रीब्यूट, एनी एट्रीब्यूट। अगर कैंडिडेट की के अंदर कोई एट्रीब्यूट अगर हम जोड़ देंगे तो वो आपकी क्या बन जाएगी, सुपर की बन जाएगी। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्या आपके पास, कैंडिडेट की। ये अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, है ना। अभी मैं जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता रहा हूँ। कैंडिडेट की, मिनिमल ऑफ सुपर की, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, मिनिमल ऑफ सुपर की, इसको भी मार्क कर दो। मिनिमल ऑफ सुपर की, उसको हम क्या बोलेंगे, कैंडिडेट की बोलेंगे। फिर क्या हो जाएगा, अल्टरनेट की, अल्टरनेट की। अल्टरनेट की क्या होती है, कैंडिडेट की विच इज नॉट प्राइमरी की। ऐसी की जो प्राइमरी की नहीं है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट की बोलेंगे। जब हम नंबर ऑफ कैंडिडेट की निकालेंगे ना तब आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। तो सबसे बाहर रह जाए आपका सुपर की। सुपर की से हम सेलेक्ट करते हैं हमारी कैंडिडेट की, और कैंडिडेट की के अंदर से हमारे पास हम सेलेक्ट करते हैं प्राइमरी की, और जो बाकी बची हुई की होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट की। ओके, सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की और अल्टरनेट की।
तो ये जो वेन डायग्राम है आपको इसका ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा आपके अंदर एक कंसेप्ट डेवलप करने की कोशिश करता हूँ, अगर आप इमेज क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो हम क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, एक कंपनी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ कर्मचारी हैं, वो है ना, वो किसी डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, और जो कर्मचारी है वो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट के अंदर। तो हमारे पास क्या क्या टेबल हो जाएगी, सबसे पहली टेबल लेता हूँ प्रोजेक्ट टेबल। कौन सी टेबल हो जाएगी आपके पास, प्रोजेक्ट टेबल। ये जो टेबल है आपकी कौन सी है, प्रोजेक्ट टेबल। ओके, और इसको मैं प्रोजेक्ट नंबर, इसकी प्राइमरी की किसे बना रहा हूँ, प्रोजेक्ट नंबर को, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पास हो जाएगा आपके एम्प्लॉई, क्या हो जाएंगे आपके एम्प्लॉई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एम्प्लॉई आईडी, और यहाँ पे हो जाएगा आपके एम्प्लॉई नेम। और ये हो जाएगा आपके पास डिपार्टमेंट नंबर, और ये हो जाएगा डिपार्टमेंट नेम। सॉरी, ये कुछ ज़्यादा ही खराब हो रहा है। एक्चुअली मैंने रेगुलर वीडियो बना रहा हूँ ना, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, और अभी जस्ट मुझे फिर से वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए ये प्रॉब्लम कर रहा है ना। ठीक है, डिपार्टमेंट। तो यहाँ से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट है, यहाँ पे मान लीजिए डिपार्टमेंट की आईडी है 1 2 कुछ भी मान लीजिए, है ना, और यहाँ पे एम्प्लॉयज़ है, और यहाँ पे प्रोजेक्ट है। तो कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा है, तो वह हम कहाँ बनाएंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय वाली टेबल के अंदर। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये डिपार्टमेंट नंबर। ओके, फिर इसके अलावा कोई ए एम्प्लॉय है, मान लीजिए कोई ये ए एम्प्लॉय, यहाँ राजेश एम्प्लॉय है, ठीक है, और यहाँ पे कोई और एम्प्लॉय ए, एम्प्लॉय आईडी 1 और 2, ये किस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा है, तो इस डिपार्टमेंट का नंबर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ओके, ए किस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा है, वो यहाँ आ जाएगा। अब इस डिपार्टमेंट के अंदर किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, भाई प्रोजेक्ट का नंबर तो यहाँ है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका प्रोजेक्ट नंबर असाइन कर दूंगा। तो इसी एम्प्लॉय टेबल के अंदर एक और कॉलम बन जाएगा प्रोजेक्ट नंबर। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, ये जो डिपार्टमेंट नंबर है, सॉरी ये जो प्रोजेक्ट नंबर है, और रेफरेंस कहाँ से ले रहा है, आपके प्रोजेक्ट टेबल से। तो यहाँ पे ये क्या है, प्राइमरी की, और इस टेबल के लिए क्या है, ये फॉरेन की। सेम केस यहाँ पे हो जाएगा, सेम केस ये पे यहाँ पे हो जाएगा। ये डिपार्टमेंट नंबर है जो रेफरेंस ले रहा है आपके डिपार्टमेंट टेबल की आईडी से, वो इसकी प्राइमरी की, और यहाँ पे हो जाएगी ये फॉरेन की। तो एक चीज़ देखिए, एक टेबल के अंदर मल्टीपल फॉरेन की एग्जिस्ट कर सकती है। फिर जो फॉरेन की होती है वो एक से ज़्यादा टेबल के बीच में हो सकती है। क्या सेम टेबल के अंदर प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप हो सकता है क्या, अभी देखते हैं। हाँ, हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे जो एम्प्लॉय है उनमें से कोई मैनेजर है, ठीक है, मान लीजिए राजेश मैनेजर है, और ये क्या कर रहा है, नीचे जितने भी एम्प्लॉय है उन सबको डील कर रहा है। क्या कर रहा है, नीचे जितने भी एम्प्लॉय उन सबको डील कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन सब के आगे क्या आ जाएगा, इस जो राजेश है इनका मैनेजर। देखिए यहाँ पे कॉलम आ जाएगा मैनेजर का, कि भाई ए का मैनेजर कौन है, राजेश, बी का मैनेजर कौन है, राजेश। तो ये जो रेफरेंस ले रहा है कहाँ से ले रहा है, इसी टेबल से ले रहा है, और वो कहाँ से ले रहा है, इसी टेबल की एम्प्लॉय आईडी से। ये हो जाएगी प्राइमरी की, और ये हो जाएगी इसकी फॉरेन की। तो यहाँ से मैं आपको क्या कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ, यहाँ से मैं आपको जो कंसेप्ट बिल्ड करना चाह रहा हूँ वो ये है, लिखिए, फॉरेन की कैन बी बिटवीन, फॉरेन की कैन बी बिटवीन 2 टेबल, more than 2 table, more than 2 table,
और बिटवीन सेम टेबल। एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन आता है बिटवीन सेम टेबल। समझ में आया कैसे हुआ? फॉरेन की कैन बी बिटवीन 2 टेबल, मोर देन 2 टेबल और बिटवीन सेम टेबल। ठीक है, और इंटरव्यू के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। खैर अभी हम सेट नेट की बात कर रहे हैं, तो जो इंपॉर्टेंट की से रिलेटेड कंसेप्ट था मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है ना। प्राइमरी की और कैंडिडेट की, अल्टरनेट की हम आगे चल के देखेंगे। बस जो मैं बता रहा हूँ आपको ध्यान रखना है। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, आगे चल के आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में आने वाली है ना। भूलते नहीं जाना है, आपको साथ में पढ़ते रहना है बस। फिर अब मैं बात करता हूँ कंस्ट्रेंट्स की। क्या कंस्ट्रेंट? सर कंस्ट्रेंट्स क्या होता है? क्या यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं? जी हाँ आते हैं। कंस्ट्रेंट्स का मतलब है कुछ रूल्स। तो हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे जब हम टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो लिखिए रूल्स फॉर इंसर्टिंग, अपडेटिंग और डिलीशन ऑफ डेटा इन रिलेशन। तो रिलेशन के अंदर डेटा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करने के लिए कुछ रूल्स है, उसको क्या बोल रहे हैं हम? कंस्ट्रेंट्स। तो कौन कौन से हैं? 4 तरह के कंस्ट्रेंट्स आपके यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं। फर्स्ट है आपका डोमेन कंस्ट्रेंट। डोमेन कंस्ट्रेंट, डोमेन कंस्ट्रेंट आपके कॉलम के ऊपर लगता है ना। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ है ध्यान रखिए। एक तो होता है कि वैल्यू शुड बी एटॉमिक। वैल्यू शुड बी एटॉमिक। वैल्यू अगर आप यूज़ कर रहे हैं कॉलम के अंदर, वो क्या होनी चाहिए? आपकी एटॉमिक होनी चाहिए। दूसरा इसके अंदर आपको ध्यान रखना है डेटा टाइप। डेटा टाइप या टाइप स्पेसिफाई बाय यूजर। टाइप स्पेसिफाइड बाय यूजर, वो ही वैल्यू उस कॉलम के अंदर आनी चाहिए, है ना। तो देखिए मैं इसको है ना अभी एग्जांपल से हम करेंगे, जब हम इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तब मैं इसको आपको डिटेल में समझा पाऊंगा। फिर या और भी कोई कंडीशन दे रखी हो, जैसे बोल दिया कि भाई ये कॉलम है, सैलरी 1000 से कम नहीं होनी चाहिए, 2000 से कम नहीं होनी चाहिए। आपके होता है ना सेविंग खाते के अंदर 10,000 से कम नहीं होनी चाहिए। इस सेकंड वाले के अंदर क्या हो जाएगा कि भाई आपने क्या कर रखा है, कॉलम के अंदर आपने न्यूमेरिक डिफाइन कर रखा है और आप कैरेक्टर इंसर्ट करा रहे हो। इस फर्स्ट वाले के अंदर क्या हो जाएगा कि भाई कॉलम के अंदर क्या करा रहे हो, आप एक ही सेल के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू इंसर्ट करा रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो डोमेन कंस्ट्रेंट क्या होगा? आपका वायलेट होगा। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है आपके की कंस्ट्रेंट। इसको मैं की कंस्ट्रेंट भी बोलता हूँ और ध्यान रखना यूनिकनेस कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिकनेस कंस्ट्रेंट। सर इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या रूल्स? देखिए इसके अंदर जो आपके रूल है वो ये है कि एवरी टपल शुड बी यूनिक। एवरी टपल आपकी क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। अगर आपने किसी कॉलम को की कंस्ट्रेंट डिक्लेयर कर रखा है तो उसकी हर एक रो क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। तो की अगर आप उसने सुपर की डिक्लेयर कर रखा आपने, या उसने आपको कैंडिडेट की डिक्लेयर कर रखा आपने, या आपने प्राइमरी की डिक्लेयर कर रखा, इस केस के अंदर जो भी आप डेटा एंटर करोगे वो यूनिक होना चाहिए। फिर देखिए कौन सा कंस्ट्रेंट है? एंटिटी कंस्ट्रेंट। कौन सा कंस्ट्रेंट है? एंटिटी कंस्ट्रेंट। सर एंटिटी कंस्ट्रेंट के अंदर क्या होगा? इसके अंदर ये होगा, अगर आपने एंटिटी की कंस्ट्रेंट डिक्लेयर कर रखा है इसका मतलब ये है should not have null values, should not have null values, null values नहीं होनी चाहिए। अगर आपने प्राइमरी की डिफाइन कर रखी है तो प्राइमरी की should not have null values। ये कौन बताएगा? आपका एंटिटी कंस्ट्रेंट। फिर देखिए लास्ट कौन सा आपका? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, इसको मैं अगली बार से शॉर्ट में RIC लिखूंगा। क्या लिखूंगा? RIC लिखूंगा, है ना। इसके अंदर क्या होता है?
ये जो आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट है वो हमेशा क्या रहना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, मेंटेन, शुड बी मेंटेन्ड बिटवीन टेबल्स के बीच में हमेशा क्या रहना चाहिए, आपका ये मेंटेन रहना चाहिए, क्या, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। तो अब हम इसके प्रैक्टिकल सेशन की बात करते हैं कि सर आप ये क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी तक तो आपने पढ़ाया था, की पढ़ाया था, वो मुझे समझ में आ गया, प्राइमरी की, फर्स्ट की, सुपर की, तो भी डिटेल में नहीं आया। हाँ, यहाँ पे आपने टेबल से कुछ समझाया था, थोड़ा बहुत समझ में आया। फिर आपने कंस्टेंट्स की बात की, तो अब आप सब थोड़ा सा डिटेल में बताइए, तो मैं भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ेंगे वायलेशन ऑफ कंस्टेंट्स, वायलेशन ऑफ कंस्टेंट्स इन रिलेशन। अगर किसी टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, तो ये जो कंस्टेंट्स हमने पढ़े हैं वो किस तरीके से वायलेट होते हैं। तो हम जो ऑपरेशन देखने वाले, किस किस के ऊपर देखने वाले, इंसर्ट, डिलीट और क्या हो जाएगा, मॉडिफाई। ओके, इंसर्ट, डिलीट, मॉडिफाई, या आप क्या कह सकते हो, अपडेट। अब यहाँ से आपको कहानी शुरू हो जाएगी समझ में ना। ऑन इंसर्ट ऑपरेशन, फर्स्ट क्या लेंगे, ऑन इंसर्ट ऑपरेशन। क्या मतलब है सर इसका, ये मतलब है कि जब भी हम टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे तो जो हमने अभी कंस्टेंट पढ़ेंगे वो वायलेट होंगे, यानी तो क्या आपका जो डोमेन कंस्टेंट है वायलेट हो सकता है, क्या की कंस्टेंट है वायलेट हो सकता है, क्या एंटिटी कंस्टेंट है वायलेट हो सकता है, या जो आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट है वायलेट हो सकता है। तो चलिए चेक करते हैं एक एग्जांपल से। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये मैं एक प्राइमरी की ले लेता हूँ, स्टूडेंट की, जो मैं ले रहा हूँ रोल नंबर। ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर ले लिया और यहाँ पे मैं लेता हूँ कोर्स फीस। ठीक है, ये आपकी स्टूडेंट टेबल के अंदर से डेटा लेना, रोल नंबर और फीस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन कंस्टेंट। तो डोमेन कंस्टेंट की मैं आपको बात कर ही रहा था, है ना, कि इसके अंदर क्या हो सकता है। तो मान लीजिए फीस है, और फीस के अंदर आपको हमेशा वैल्यू क्या होनी चाहिए, न्यूमेरिक होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने वैल्यू ऐड की 1000 और यहाँ पे आपने कर दिया ए ऐड कर दिया। तो आप मेरे को बताइए, ये जो वायलेशन हो रहा है, कौन सा वायलेशन हो रहा है, डोमेन कंस्टेंट वायलेट हो रहा है। डोमेन कंस्टेंट बोलता है कि अगर आपने इस डोमेन के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है तो वो वायलेट नहीं होना चाहिए। या दूसरा केस ले लीजिए, आपने डिक्लेयर कर रखा है कि इसकी जो फीस है वो हमेशा 1000 से ज़्यादा होनी चाहिए, और यहाँ पे जो आप एंटर करा रहे हो वो करा रहे हो इसकी फीस 800। कितनी करा रहे हो, 800। इस केस के अंदर आपका जो डोमेन कंस्टेंट्स है वो क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपने सही डेटा भरा है तो डोमेन कंस्टेंट वायलेट नहीं होगा, और अगर आपने गलत एंट्री की है तो वायलेट होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, मे बी वायलेटेड। ये वायलेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड ऑन आप डेटा क्या इंसर्ट करते हो। नेक्स्ट, की कंस्टेंट। की कंस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो आप वैल्यू एंटर कर रहे हो ना यूनिक होनी चाहिए। तो रोल नंबर हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिक। 1 2 3 3। अब अगर मैंने यहाँ पे वापस 3 कर दिया है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो चुकी है आपकी, डुप्लीकेट। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है इसका मतलब कौन सा कंस्टेंट वायलेट हो रहा है, आपका की कंस्टेंट। तो की कंस्टेंट भी क्या हो सकता है, मे बी वायलेटेड। वैल्यू अगर आप यूनिक एंटर कर रहे हो तो वायलेशन नहीं होगा, यूनिक एंटर नहीं कर रहे हो तो वायलेशन होगा। मे बी का मतलब क्या होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, इंसर्ट ऑपरेशन। एक टेबल के अंदर एक कॉलम के ऊपर हमने कुछ रूल्स अप्लाई कर रखे हैं, कुछ कांस्टेंट्स अप्लाई कर रखे हैं, वो वायलेट हो रहे हैं या नहीं। तो दो तो केस देख लिए हमने, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अब मैं एंटिटी की बात कर रहा हूँ। एंटिटी क्या बोलता है कि अगर आपने एंटिटी कंस्टेंट लगा रखा है, देखिए आपने इस रोल नंबर जो कॉलम है उसके ऊपर आपने एंटिटी कंस्टेंट लगा रखा है,
उस केस के अंदर अगर यहाँ पे आप नल वैल्यू एंटर कराते हैं, क्या एंटर करा रहे हैं, नल वैल्यू, तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, आपके एंटिटी कंस्ट्रेंट क्या हो जाएगा, वायलेट होगा। यहाँ पे आपने कौन कौन सा कंस्ट्रेंट लगा रखा है, यहाँ पे आपने की कंस्ट्रेंट भी लगा रखा है, आपने यहाँ पे एंटिटी कंस्ट्रेंट लगा रखा है, आपने यहाँ पे डोमेन कंस्ट्रेंट भी लगा रखा है, यहाँ पे भी आपने डोमेन कंस्ट्रेंट लगा रखा है। उस केस के अंदर आपके ये वायलेट होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, मे बी वायलेटेड। अब बात करते हैं हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट की। किसकी बात करते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट की। ठीक है, तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट के लिए मुझे एक और एग्जांपल लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए RIC के लिए मान लीजिए ये एक टेबल है, और यहाँ पे एक और टेबल है, क्योंकि RIC में दो टेबल के रूप में बताने की समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे कॉलम है A, और यहाँ पे कॉलम है X, और यहाँ पे है A। तो इस वाली टेबल के अंदर ये जो रेफरेंस ले रहा है, कहाँ से ले रहा है, यहाँ से ले रहा है। ये इसकी होगी प्राइमरी की, और ये इसकी हो गई फॉरेन की, और मैं इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं जो आपकी प्राइमरी की वाली टेबल पे यहाँ पे 1 एंटर कराता हूँ, 2 एंटर कराता हूँ, 3 एंटर कराता हूँ, कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी। और जो इसके अंदर वैल्यू है वो ही इसके अंदर आ सकती है, 1 1 2। पर अगर मैं यहाँ पे फॉरेन की वाली टेबल के अंदर यहाँ पे ऐसे वैल्यू एंटर कराता हूँ 4 5, जो ये वाली एंट्री है क्या ये वैलिड है, वैलिड है क्या, नहीं है। भाई प्राइमरी के अंदर की के अंदर वैल्यू ही नहीं है, तो आप फॉरेन की के अंदर वो वैल्यू कहाँ से ला सकते हो, समझ में आ गई। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, RIC वायलेट हो रहा है। तो फिर से कंडीशन बन गई, मे बी वायलेटेड। अगर यहाँ पे जो डेटा है वो आप फॉरेन की के अंदर डाल रहे हो तो वायलेशन नहीं होगा। पर अगर ऐसा डेटा जो प्राइमरी की के अंदर उपलब्ध ही नहीं है और आप फॉरेन की के अंदर डायरेक्ट वैल्यू इंसर्ट करा रहे हो, तो वो वायलेशन ऑफ रूल्स है। तो यहाँ पे क्या वायलेट हो रहा है, यहाँ पे लिखिए आप, हम क्या कोशिश कर रहे हैं, इंसर्टिंग वैल्यू इन फॉरेन की which is not present in प्राइमरी की। फॉरेन की के अंदर हम वैल्यू इंसर्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं जो प्राइमरी की के अंदर उपलब्ध ही नहीं है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट ऑपरेशन प्राइमरी की वाली टेबल के अंदर तो करा सकते हैं, पर फॉरेन की वाली टेबल के अंदर इंसर्शन ऑपरेशन नहीं करा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है, आपको पूछा जाएगा कि भाई अगर मैं इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो कौन कौन से जो कांस्टेंट है वो वायलेट हो सकते हैं। तो ये चारों वायलेट हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अब हम क्या करेंगे, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जो हमारी टेबल है उसके अंदर डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ऑन डिलीट ऑपरेशन, अगर जो टेबल है उनके ऊपर अगर मैं डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो क्या जो मेरे कांस्टेंट है डोमेन की, एंटिटी और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट वो वायलेट होते हैं क्या। तो यहाँ देखिए आप, यहीं देख लीजिए आप मेरे को एक चीज़ बताइए, अगर मैं इस टेबल के अंदर से 1 हटाता हूँ, 2 हटाता हूँ, 3 हटाता हूँ तो क्या वायलेशन होगा। अगर मैंने डोमेन की कंस्टेंट कहाँ बना रखा है, जैसे मैंने मान लीजिए फी के अंदर बना रखा है कि भाई इसकी वैल्यू क्या 1000 से ज़्यादा होनी चाहिए। पर अगर मैं यहाँ से 1000 हटाता हूँ तो क्या वायलेशन होगा, नहीं होगा। की कंस्टेंट डिक्लेयर कर रखा है रोल नंबर के अंदर, अगर मैं यहाँ से 1 2 3 ही हटाता हूँ तो इस टेबल के अंदर कोई वायलेशन होगा, नहीं होगा। एंटिटी डिफाइन कर रखा है, तो इस टेबल के अंदर से अगर मैं नल वैल्यू हटाता हूँ तो क्या वायलेशन होगा, नहीं होगा। ओके, तो ये ऊपर वाले तीनों केस हैं जिसके अंदर कोई वायलेशन नहीं होगा, नो वायलेशन। देखिए यहाँ पे नो वायलेशन। भाई डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करने के अंदर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, वायलेशन नहीं होगा। पर रुकिए जरा, क्या रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के अंदर वायलेशन हो सकता है क्या। तो चलिए मैं इसको इसी टेबल से समझाने की कोशिश करता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, है ना। यहाँ पे प्राइमरी की
फॉरेन की। अब आप मेरे को बताइए, अगर मैं यहाँ से अभी मैं RIC के ऊपर आ गया हूँ ना, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, जहाँ पे मैंने प्राइमरी की डिफाइन कर रखी। अगर यहाँ से मैं इस एक को रिमूव करने की कोशिश करता हूँ तो आप बताओ मेरे को रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट वायलेट होगा या नहीं। यहाँ देखिए, एक आपने क्या कर रखा है, इसका यूज़ कहाँ कर रखा है, फॉरेन की के अंदर कर रखा है। अगर यहाँ से आप एक डिलीट करोगे तो फिर इन एक का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, वही वाली कंडीशन अराइज हो जाएगी ना। यहाँ पे 4 5 है और यहाँ पे 4 5 है ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, है ना, और अगर आपने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट लगा रखा है और अगर आप प्राइमरी की से कोई डेटा डिलीट कर रहे हो तो फॉरेन की के अंदर वो डिलीट डेटा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, हम क्या कर रहे हैं, डिलीटिंग वैल्यू ऑफ प्राइमरी की whose value is present in foreign key। हम क्या कर रहे हैं, इस ऐसे वैल्यू को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वैल्यू फॉरेन की के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। उस केस के अंदर आपका जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट है वो डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करने के दौरान वायलेट हो सकता है, मे बी वायलेटेड। ठीक है, वायलेट हो सकता है। चलिए, तो दो ऑपरेशन हमने देख लिए, इंसर्ट ऑपरेशन और डिलीट ऑपरेशन। तो ध्यान ये रखना है कि आपको इंसर्ट ऑपरेशन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट के अंदर ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको फॉरेन की वाली टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट नहीं करना है, और डिलीट ऑपरेशन के अंदर क्या करना है, प्राइमरी की टेबल वाली से आपको डेटा डिलीट नहीं करना है। अब अगर मान लीजिए कि किसी कारण गलती से अगर ऐसा हो गया तो सर क्या कुछ सॉल्यूशन अवेलेबल है? हाँ है। तो इसके कुछ सॉल्यूशन भी अवेलेबल है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट के ऑन डिलीट ऑपरेशन के। तो वो जो आपके सॉल्यूशन है, देखिए क्या है, सॉल्यूशन ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट ऑन डिलीट ऑपरेशन। डिलीट ऑपरेशन क्या सॉल्यूशन अवेलेबल है? आप एक तो क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट एक्शन। भाई आप डिलीट ही मत करने दो ना, डायरेक्ट मना कर दो, रिजेक्ट एक्शन, कि भाई जब तक आप फॉरेन की वैल्यू डिलीट नहीं करोगे तब तक प्राइमरी की वैल्यू डिलीट नहीं होगी। यह क्या हो जाएगी, डिलीट कैस्केड। मतलब सबसे पहले जहाँ पे भी प्राइमरी की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है उन सबको आप डिलीट कीजिए, उसके बाद प्राइमरी की वैल्यू डिलीट होगी। थर्ड क्या हो जाएगा, सेट नल। सेट नल या डिफ़ॉल्ट, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो फॉरेन की है वहाँ पे कोई और वैल्यू पुट ऑन कर दीजिए ताकि इनके बीच में कोई लिंक रहेगा ही नहीं। लिंक नहीं रहेगा तो कोई वायलेशन होगा ही नहीं। ओके, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाया मैंने भी आपको, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से तो क्वेश्चन आते ही आता है। थर्ड हमारे पास क्या रहता है, ऑन अपडेट ऑपरेशन। क्या रहता है, ऑन अपडेट ऑपरेशन। अपडेट ऑपरेशन, तो ये क्या है आपका, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंसर्ट और डिलीट। तो ये क्या आपका इंसर्ट और डिलीट का ही कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसको अलग से पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है ना। तो मेन आपको ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है, इंसर्ट ऑपरेशन के अंदर और डिलीट ऑपरेशन के अंदर। यहाँ से इस पार्ट को आप मार्क कर दीजिए स्टार यहाँ पे, है ना। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके बाद, तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन। वाओ, नॉर्मलाइजेशन अपने आप के अंदर बहुत बड़ा टॉपिक है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, नॉर्मलाइजेशन। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको कहानी समझ में आ रही होगी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, है ना। तो इसको समझने का यही तरीका है कि आपको शुरू से लास्ट तक बने रहना है। जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते रहिए, जो भी मैं बता रहा हूँ उसको लिखते रहिए। या आपको PDF तो वैसे भी टेलीग्राम के ऊपर मिल ही रही है। अगर आप सही में तैयारी करना चाहते हैं सेट नेट एग्ज़ाम की,
या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो ये आप पढ़ लीजिए ना, आज नहीं तो कल तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है वो आज ही पढ़ लीजिए। अब हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? नॉर्मलाइजेशन, है ना। तो इसके अंदर भी देखिए वैसे बहुत सारे टॉपिक है, मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। हमें जैसे एनोमली के बारे में हम देखेंगे बिल्कुल शॉर्ट के अंदर, फिर इसके अंदर हम फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में देखेंगे। इसके बाद हमें नंबर ऑफ कैंडिडेट की निकालना, नंबर ऑफ सुपर की निकालना, ये देखना पड़ेगा। इसके अलावा हमें इक्विवेलेंस निकालना, और इसके अलावा हमारे पास क्या रहेगा? कैनोनिकल फॉर्म निकालना, और इसके अलावा हमारे पास रहेगा लॉसलेस प्लस फंक्शन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, है ना, एफडी प्रिजर्विंग। और उसके बाद जो मेन है वो है आपके नॉर्मल फॉर्म्स। कौन कौन सी? 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF। तो इन सब का हम ओवरव्यू देखने वाले हैं। वैसे तो आपके कोर्स के अंदर यहाँ तक ही आता है, पर यूजीसी नेट के अंदर 4NF और 5NF भी पूछ लेते तो हमें पता होना चाहिए बस, ठीक है। तो बिल्कुल ओवरव्यू बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल डिटेल पार्ट के अंदर नहीं जाएंगे हम। जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं वही मैं आपके यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से हम चलते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं एनोमलीज। वैसे नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि डेटाबेस बनाते समय कुछ रिडंडेंसी अकर हो जाती है, उसको रिडंडेंसी हटाने का एक तरीका है, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मलाइजेशन। डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लीजिए, प्रोसेस टू रिड्यूस, eliminate redundancy of database tables। Process to reduce और eliminate redundancy of database tables। redundancy का मतलब क्या होता है? डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। तो फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं एनामलीज। तो किस किस तरह की एनामलीज अकर होती है? एनामलीज का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम्स। लिखिए इसका मतलब क्या होता है? रिडंडेंसी कोज प्रॉब्लम्स इन टेबल कॉल्ड एनोमलीज। क्या कहलाती है आपकी? एनोमलीज, है ना। टेक्निकल टर्म्स लिखा हुआ एनोमलीज, इसका मतलब सीधी सी बात है कुछ समस्या है। जब भी रिडंडेंसी के कारण, डेटा डुप्लीकेशन के कारण कुछ समस्या उत्पन्न हो जाती है डेटाबेस के अंदर, उसे हम टेक्निकल भाषा के अंदर एनोमलीज बोलते हैं। तो ये कौन कौन सी होती है? ये होती है आपकी इंसर्ट एनोमली। अगर हम डेटा इंसर्ट करेंगे तब कुछ प्रॉब्लम समस्या अराइज होती है डेटा रिडंडेंसी के कारण। या क्या हो जाएगा? डिलीट एनोमलीज, या क्या हो जाएगा आपके पास? अपडेट एनोमलीज। ओके, तो तीन तरह की एनोमलीज अराइज होती है जब आपके डेटाबेस सही तरीके से नॉर्मलाइज नहीं है। तो इन सब को कम करने के लिए हम आगे सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट जो इसके अंदर हमारा पोर्शन है वो है, हम पढ़ने वाले हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। क्या पढ़ने वाले हैं? फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी, फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ देखिए, x डिटरमाइंस y। तो x को हम क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर। डिटर्मिनेंट, ऐसा बोला था कि लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को क्या बोलते हैं, और राइट को क्या बोलेंगे? डिटर्मिनर। डिटर्मिनर। और इस पूरे को मैं कैसे बोल सकता हूँ? x डिटरमाइंस y, या y फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x। क्या मैं बोल सकता हूँ x डिटरमाइंस y, या y फंक्शनली डिपेंडेंट किसके ऊपर है? x के ऊपर है। देखिए हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। आपको ऐसा लग रहा होगा सर क्या पढ़ा रहे, नहीं ऐसा नहीं है मेरे भाई, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए होंगे तो आप ये बोलोगे सर आप तो डायरेक्ट क्वेश्चंस ही करा रहे हो, है ना।
तो मान के चलिए कि ये सारे क्वेश्चंस है जहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आपकी जो एफडी है उसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट के अंदर। कौन कौन सी सर? सबसे पहले आपकी ट्रिवियल एफडी, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, जहाँ से मान लीजिए x इज सुपर सेट ऑफ y। क्या मतलब है? इसका मतलब है a डिटरमाइंस a, या मैं बोल सकता हूँ ए बी डिटरमाइंस a। तो जो भी डिटरमाइन होगा ना वो पहले ही लेफ्ट हैंड साइड के अंदर होगा, इसलिए बोल रहा हूँ x शुड बी सुपर सेट ऑफ y। जो भी डिटरमाइन करेंगे वो उसके सुपर सेट के अंदर होना चाहिए। इसे हम क्या बोलेंगे? ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। या क्या होगा इसका मतलब? एक कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए, कॉमन एट्रीब्यूट। फिर नेक्स्ट है इसके अंदर नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल एफडी। ओके, नॉन ट्रिवियल एफडी। इसके अंदर क्या होगा? एक्स और वाई के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ए डिटरमाइंस बी, आप लिख सकते हो ए डिटरमाइंस बी सी, या आप लिख सकते हो ए बी डिटरमाइंस सी डी। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अंदर कोई कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है। ठीक है, नो कॉमन एट्रीब्यूट, कोई कॉमन एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। थर्ड जो आपकी डिपेंडेंसी वो है सेमी ट्रिवियल। क्या हो गई? सेमी ट्रिवियल। अब बता दीजिए इसका मतलब क्या है? ऑब्वियसली बात है, आपकी ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी और नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी का कम्बिनेशन क्या हो जाएगा आपका? सेमी ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा ए बी डिटरमाइंस बी सी, जिसके अंदर कुछ पार्ट कॉमन भी है और कुछ पार्ट नहीं है। तो कॉमन देखोगे यहाँ पे बी कॉमन है, नहीं देखोगे यहाँ तो ए और सी के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये जो डिपेंडेंसी है वो क्या है? आपकी सेमी ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं। बताइए आप मेरे को इस एग्जांपल के अंदर क्या पूछा गया है। ये है एग्जांपल। आपको बताना है फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड और नॉट, और ये आपको दिया हुआ है एम्प्लॉय आईडी। ये आपको एक टेबल दी हुई है, तो ये आपके पास एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे आपके पास 1 2 3, और ये आपके पास ए बी बी। ओके, और आपको जो एफडी दी हुई वो दी हुई है एम्प्लॉय आईडी डिटरमाइंस एम्प्लॉय नेम। भाई इनके बीच में तो ये हो सकती है, ये और क्या हो सकती है? एम्प्लॉय नेम डिटरमाइंस एम्प्लॉय आईडी। अब बताइए कि ये दोनों एफडी जो होल्ड कर रही है नहीं, सर क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा। फर्स्ट ले लीजिए एम्प्लॉय आईडी डिटरमाइंस एम्प्लॉय नेम। यहाँ आ जाइए, 1 डिटरमाइन कर रहा है ए, 2 डिटरमाइन कर रहा है बी, 3 डिटरमाइन कर रहा है सी। ठीक है, हर एक की क्या यूनिक वैल्यू ये होल्ड कर रही है। एम्प्लॉय नेम डिटरमाइंस एम्प्लॉय आईडी। अब हम देखेंगे इस तरीके से, ए से 1 आ रहा है, बी से 2 आ रहा है, और यहाँ देखिए बी से 3 आ रहा है। यहाँ एक चीज़ आप देख पा रहे हैं, एक ही वेरिएबल से 2 चीज़ें डिराइव हो रही है, 2 और 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंपाइलर आपका कंफ्यूज हो जाएगा। ओके, तो ऐसी स्टेज कभी भी नहीं होनी चाहिए। भाई बी या तो 2 को बताए या 3 को बताए, दोनों को कैसे बता सकता है भाई? उसको फिर मशीन को कैसे पता चलेगा? तो यहाँ ये जो एफडी है वो होल्ड नहीं कर रही है। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे और इमेज क्लियर हो जाएगी आपकी। ठीक है, ए और बी 1 1 2 और 1 2 2, ए डिटरमाइंस बी और बी डिटरमाइंस सी। बताइए आप मेरे को। यहाँ पे देखिए 1 किसे डिटरमाइन कर रहा है? 1 को कर रहा है, और यहाँ देखिए 1 वापस किसे कर रहा है? 2 को कर रहा है। भाई ये दोनों 1 एक ही है ना, अलग अलग नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने इस एक ही जगह लगा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए 1 को भी डिटरमाइन कर रहा है, 2 को भी डिटरमाइन कर रहा है। यहाँ पे वापस एम्बिग्यूटी सिचुएशन होगी, तो इसके अंदर ये आपकी होल्ड ही नहीं कर रही है। फिर अगर इस साइड से आ जाए तो 1 बता रहा है 1, ठीक है, 2 बता रहा है 1, और वापस देखिए 2 बता रहा है 2 को। यहाँ फिर से आपकी एम्बिग्यूटी सिचुएशन है,
यहाँ 2 आपके 1 को बता रहा है और 2 वापस अलग को बता रहा है। भाई 2 या तो फिर एक को ही बताए या 2 को बताए, दोनों को नहीं बता सकता है, ठीक है। तो ये भी एफडी आपकी होल्ड नहीं कर रही है, ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो आराम से थोड़ा अगर आप कंसेप्चुअल सोचेंगे, लॉजिकल सोचेंगे तो क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये एग्जाम के क्वेश्चन ही है ना जो भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और भी बहुत सारे क्वेश्चन मेरी जो DBMS की प्लेलिस्ट है, मैं कई बार बोल रहा हूँ, मेरी DBMS की जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाइए, अटेंड कीजिए, क्वेश्चन कीजिए DBMS की प्लेलिस्ट से, है ना। फिर देखिए नेक्स्ट इसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपके इन्फेरेंस रूल्स। इन्फेरेंस या आप क्या बोलेंगे इसको, आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सियम्स, है ना। वो कौन कौन से आपके पास, फर्स्ट है आपके पास रिफ्लेक्सिव, इनको आपको याद रखना है। A डिटरमाइंस B, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इफ A इज अ सुपरसेट ऑफ B, फिर कौन सा है आपके पास, ट्रांजिटिव। देखिए अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत मजा आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट रिवीजन हो रहा है आप सभी का। इफ A डिटरमाइंस B एंड B डिटरमाइंस C, देन ट्रांजिटिव के अंदर मैं क्या बोल सकता हूँ, A डिटरमाइंस C। नेक्स्ट देखिए कौन सा होता है आपका, डीकम्पोजिशन। इनमें से एक क्वेश्चन तो आपको मिलता ही मिलता है हर एक एग्जाम के अंदर, है ना, और बहुत सिंपल है। इफ A डिटरमाइंस B C, देन क्या हो जाएगा, डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो ये क्या बताएगा, A डिटरमाइंस B एंड A डिटरमाइंस C। फोर्थ क्या है, ऑगमेंटेशन। यहाँ से तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है। ऑगमेंटेशन का तो फिक्स ही है भाई, लिख लो। इसका मतलब है इफ A डिटरमाइंस B देन AC डिटरमाइंस BC। इसमें क्या होता है, दोनों साइड अलग अलग एक वेरिएबल या एट्रीब्यूट ऐड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके यूनियन। इफ A डिटरमाइंस B एंड A डिटरमाइंस C, देन A डिटरमाइंस BC। हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, है ना। A डिटरमाइंस B, A डिटरमाइंस C, मतलब क्या हो गया, A डिटरमाइंस BC। कंपोजिट रूल, इसका मतलब क्या है, इफ A डिटरमाइंस B एंड C डिटरमाइंस D, देन AC डिटरमाइंस BD। दोनों जुड़ गए, ये और ये लेफ्ट जुड़ गए और राइट जुड़ गए, ओके। तो ये इन्फेरेंस रूल से, आर्मस्ट्रॉन्ग्स रूल भी बोलते हैं इनको आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है ट्रांजिटिव के अंदर, आपको ये स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा रूल है, या आपको दे दिया जाएगा डीकम्पोजिशन और नीचे इसके अंदर ये दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कौन सा रूल अप्लाई होता है। ये आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ओके। अब हम आगे चल रहे हैं, हम क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या देखने वाले हैं, अब हम क्लोजर प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट फेज चल रहा है DBMS का, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना वो जान है DBMS की। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो फिर बाकी सारी चीज़ें तो आपको आराम से इजीली समझ में आ जाएगी। क्लोजर प्रॉपर्टीज, और मैं मेरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और मैं काफ़ी फास्ट स्पीड से चल रहा हूँ, मुझे भी पता है, क्योंकि देखिए क्रैश कोर्स करा रहा हूँ मैं, क्रैश कोर्स। इसके अंदर हम ये मान के चलते हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता है, बस चीज़ों को सिस्टमेटाइज करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, है ना। ये एक रिलेशन दिया हुआ है जिसके एट्रीब्यूट्स दिए हुए R ऑफ A, B, C और D, और आपको एक फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है जो दी हुई है A डिटरमाइंस B, B डिटरमाइंस C और C डिटरमाइंस D, ठीक है। तो आपको क्लोजर निकालना है हर एक एट्रीब्यूट का। तो क्लोजर कैसे निकालते हैं, जैसे मान लें A का निकालना है, तो A
कर्ली ब्रेसेस और प्लस पुट करूँगा, बी कर्ली ब्रेसेस और प्लस पुट करूँगा, सी कर्ली ब्रेसेस और प्लस पुट करूँगा, डी कर्ली ब्रेसेस और प्लस पुट करूँगा। अब क्या करूँगा, ए से कौन कौन से वेरिएबल या एट्रीब्यूट्स आपके डिराइव हो रहे हैं वो सारे डिराइव कर दूंगा। यहाँ देखिए ए डिटरमाइन बी, तो सबसे पहले आपको ए तो रखना ही है। ए से क्या निकला बी, बी से क्या निकला सी, सी से क्या निकला डी, बी के अंदर आ जाते हैं तो बी हो गया, बी से क्या बना सी और सी से क्या बना डी, सी से क्या बन रहा है डी और यहाँ क्या बन रहा है डी। तो ये सारे के सारे किसके क्लोजर है, ये ए का क्लोजर है ए बी सी डी, बी का क्लोजर है बी सी डी, सी का क्लोजर है सी डी और डी का क्लोजर है डी। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं ये, अब अब ये हमारे आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो डिटरमाइनिंग कैंडिडेट की है ना। कौन सा टॉपिक है, डिटरमाइनिंग कैंडिडेट की। वैसे कैंडिडेट की बहुत वास्ट टॉपिक है, डिटरमाइनिंग कैंडिडेट की। डिटरमाइन कैंडिडेट की कैसे निकालेंगे, तो जो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको सिंपल और शॉर्ट के अंदर बताने की कोशिश करूंगा। ओके, लाइक कर दिया करो यार वीडियो को, काफ़ी मेहनत लगती है ना। आप सभी के लिए बना रहा हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो लाइक कर दीजिए। भविष्य में क्या पता बहुत सारे स्टूडेंट को पेड या चार्ज दे के ये खरीदना पड़े, है ना। चलिए, तो एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं। एक रिलेशन दिया हुआ है आर ऑफ ए बी सी डी। देखिए कंटेंट में बहुत जान है और मुझ में भी ओके, तो थोड़ा सपोर्ट क्या करो यार। वैसे तो आपका काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, सब्सक्राइबर डेली बढ़ते ही जा रहे हैं और ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहे हैं ना। ए डिटरमाइन बी, बी डिटरमाइन सी, सी डिटरमाइन ए और डी डिटरमाइन ए। ये आपको एक एफडी दी हुई है और उसके अंदर से आपको क्या निकालना है, कैंडिडेट की निकालनी है। तो कैंडिडेट की का निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप राइट हैंड साइड चेक कीजिए। राइट हैंड साइड का मतलब डिटरमिनर, डिटरमिनर चेक कीजिए, है ना। यहाँ देखिए बी, इसको यहाँ मार्क कर दीजिए बी। यहाँ देखिए सी, यहाँ मार्क कर सी। यहाँ देखिए ए, यहाँ मार्क कर दीजिए ए, फिर ए। कौन सा एट्रीब्यूट नहीं डिराइव हो रहा है, डी, तो डी को यहाँ लिख लीजिए डी और अब इसका क्लोजर निकाल लीजिए डी प्लस। तो डी से डी आ जाएगा, डी से क्या बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है। डी से क्या बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, डी से बन रहा है ना, ए बन रहा है। डी से हो गया आपका ए, ए से क्या हो गया बी और बी से क्या हो गया आपका सी। तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ कितने एट्रीब्यूट है, ए बी सी डी। यहाँ बन गई क्या ए बी सी डी। इसका मतलब ये क्या है, इसकी कैंडिडेट की। क्या है इसकी कैंडिडेट की। ऐसा एट्रीब्यूट जिससे हम बाकी सारे एट्रीब्यूट डिराइव कर सकते हैं वो क्या कहलाएगा, आपकी कैंडिडेट की कहलाएगा। अब यहाँ एक हम देखिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। डी के साथ आप बनाइए ए, डी के साथ बनाइए आप बी, डी के साथ बनाइए आप सी, फिर डी के साथ बनाइए आप ए बी, डी के साथ बनाइए आप बी सी, डी के साथ बनाइए आप ए सी, फिर डी के साथ बनाइए आप ए बी सी। ओके, तो मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ, ये सारी की सारी यहाँ पे देखिए, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, सुपर की। क्या है, सुपर की। और ये क्या है, आपकी कैंडिडेट की। आई बात समझ में। किसी कैंडिडेट की के साथ अगर हम कोई एट्रीब्यूट जोड़ देते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट जोड़ता जा रहा हूँ, है ना। यहाँ एक एट्रीब्यूट जोड़ा, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ पे दो एट्रीब्यूट, दो, यहाँ तीन। किसी कैंडिडेट की के साथ अगर मैं एट्रीब्यूट जोड़ता हूँ तो वो क्या बन जाती है, आपकी सुपर की बन जाती है। क्या बन जाती है, सुपर की बन जाती है, या मिनिमल ऑफ सुपर की। ये सारी की सारी मोटे तौर पे क्या है, सुपर की। डीवी क्या है, आपकी सुपर की। पर इनमें से जो सबसे छोटी की होगी ना, उसे मैं क्या बोलूँगा, कैंडिडेट की बोलूँगा। तो हमने अभी ये सारी चीज़ें पढ़ ली है, थ्योरी पोर्शन हमने देख लिया है। अब हमारा प्रैक्टिकल सेशन चालू हो चुका है। तो यहाँ पे कितनी कैंडिडेट की निकल के आई, नंबर ऑफ कैंडिडेट की कितनी निकल के आई, एक।
आपको पूछे नंबर ऑफ सुपर की कितनी है, कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। कैंडिडेट की खुद एक सुपर की है 8। तो आपको पूछे कि आपको दिया हुआ है विथ एन एट्रीब्यूट, अगर आपको एन एट्रीब्यूट दिया हुआ है एन वन कैंडिडेट की, एक कैंडिडेट की दी हुई है, तो हाउ मेनी सुपर की पॉसिबल, हाउ मेनी सुपर की पॉसिबल कितनी हो जाएगी, 2 की पावर n माइनस 1। वैल्यू रख के देख लीजिए, 2 की पावर 4 माइनस 1 क्या हो गया आपके पास, 2 की पावर 3 दैट इज 8। ये क्या हो गई आपकी सुपर की पॉसिबल है ना। तो इस कैंडिडेट की के अंदर हमने कैंडिडेट की निकालना भी सीख लिया और सुपर की निकालना भी सीख लिया। और इस फॉर्मूले का आपको ध्यान रखना है, जब आपके पास एक कैंडिडेट की दी हुई है, एग्जाम के अंदर ये डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ है ना सुपर की से रिलेटेड, हर एक क्वेश्चन के लिए अप्लाई नहीं होगा, उसके लिए अलग अलग केसेस हमें पढ़ने पड़ेंगे, पर मैंने इस तरह का क्वेश्चन सिर्फ एक ही देखा है, जो इसलिए मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे, है ना। ठीक है, एक और चीज में लिख लेता हूँ, मिनिमल ऑफ सुपर की क्या होती है यहाँ पे, कैंडिडेट की, ये भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, बार बार पढ़ोगे, बार बार लिखोगे तो चीज़ आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है वहाँ पे जाके भेजे के अंदर बैठ जाएगी। ठीक है ना, हाँ ओके। चलिए सर आगे पढ़ाइए, और चलिए अब हम आगे चलते हैं। एक और एग्जांपल लूँ कैंडिडेट की का, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ बाकी रह गई है, सॉरी, यहाँ पे देखिए मैं कम चीज़ के अंदर जितनी ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ उतनी मैं बता रहा हूँ, है ना। यहाँ पे एक और चीज़ है प्राइम एट्रीब्यूट, प्राइम एट्रीब्यूट पी है, अगली बार से मैं पी लिखूंगा, है ना। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा, एन पी। मेरा सिस्टम हैंग नहीं हो जाए, मतलब बंद नहीं हो जाए ना, बहुत धीरे चलने लग गया। प्राइम एट्रीब्यूट, यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट कौन सा है, ऐसे एट्रीब्यूट जो कैंडिडेट की के अंदर टेक पार्ट ले रहा है। ध्यान रखना, ध्यान से सुनो, कैंडिडेट की के अंदर वो कौन सा एट्रीब्यूट है, एक। तो यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट कौन सा है आपका, डी। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो कैंडिडेट की के अंदर भाग नहीं ले रहे हैं, कौन कौन से है, ए बी और सी। प्राइम एट्रीब्यूट यहाँ पे है डी और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है यहाँ पे ए बी सी। ओके, चलिए और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको जो आपके कंसेप्ट है वो क्लियर होंगे। देखिए कंसेप्ट समझो, यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल ले लेता हूँ, रिलेशन दिया हुआ आर ए बी सी डी। ओके, आपको दिया हुआ है ए डिटरमाइंस बी, बी डिटरमाइंस सी, सी डिटरमाइंस डी और डी डिटरमाइंस ए। और आपको निकालना है वही कैंडिडेट की निकालना है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो बी भी डिराइव हुआ राइट हैंड साइड, सी भी डिराइव हुआ है, डी भी डिराइव हुआ और ए भी डिराइव हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक एक एट्रीब्यूट लेंगे। तो मैं ए का क्लोजर निकालता हूँ, फिर बी का, फिर सी का और फिर डी का। ए का क्लोजर क्या होगा, ए से क्या डिराइव हो रहा है, बी से डिराइव हो रहा है सी से डिराइव हो रहा है डी। अरे सारे एट्रीब्यूट आ गए, इसका मतलब ये हमारी कैंडिडेट की है। बी से भी चेक करते हैं। देखिए एक एफडी के अंदर एक से ज़्यादा कैंडिडेट की हो सकती है, एक टेबल के अंदर, है ना। प्राइमरी की एक ही होगी, कैंडिडेट की एक से ज़्यादा हो सकती है। ये क्या हो गया, बी से बी, फिर बी से सी, सी से डी और डी से क्या हो गया ए। ये भी कैंडिडेट की है, वाओ। सी से हो गया आपके डी से हो गया है ए से बी, ये भी कैंडिडेट की है। डी से ए से बी से सी, वाओ। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखोगे तो आपके कैंडिडेट की निकल के कितनी आ गई, 4, ए बी सी डी। जो चीज़ यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो है कि यहाँ पे आपके 4 कैंडिडेट की निकल के आ गई है इस टेबल के अंदर। तो आप किसी भी एक कैंडिडेट की को आप क्या डिक्लेयर कर सकते हो, प्राइमरी की। क्या डिक्लेयर कर सकते हो, प्राइमरी की। और जो बाकी बची हुई की है ना, उसको मैं क्या बोलूँगा, अल्टरनेट की। मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट अब क्लियर हो रहे होंगे। टेबल के अंदर जो कैंडिडेट की है उनमें से मैं एक को प्राइमरी की डिक्लेयर करता हूँ, और जो बाकी बची हुई की उसको मैं क्या डिफाइन करता हूँ, अल्टरनेट की। तो हमने क्या कौन कौन सी की पढ़ ली है अच्छे तरीके से, प्राइमरी की,
फॉरेन की, सुपर की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की। मेरे ख्याल से इनके अंदर अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। ओके, चलिए अब आप मेरे को बता दीजिए यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से है। ऐसे एट्रीब्यूट जो कैंडिडेट की के अंदर टेक पार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ए बी सी डी, तो प्राइम एट्रीब्यूट है आपके ए बी सी डी। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन से हैं सर ये बताइए। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट तो कोई बचा ही नहीं है, तो कोई भी नहीं है। ओके, समझ में आई ना बात आपको। तो यहाँ पे कैंडिडेट कितनी हो गई, नंबर ऑफ कैंडिडेट की यहाँ पे हो गई आपकी 4 नंबर ऑफ कैंडिडेट की हो चुकी है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए बहुत समस्याएं होती है अगर आप थोड़ा डेप्थ से हम पढ़ते हैं, पर पढ़ोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, है ना। अगर आपको यूजी नेट क्लियर करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। अपने सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क डीबीएमएस इसके लिए लेके आऊँ। ये कोर सब्जेक्ट है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके ज़्यादा आते हैं। ज़्यादा तो क्या, यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं आप आराम से समझ सकते हो, है ना। बाकी टीओसी है, कंपाइलर, ये थोड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है, डिस्क्रीट मैथमेटिक है, इसलिए मैं आपको इजी वाले सब्जेक्ट पहले करवा रहा हूँ। चलिए इसके अंदर एक और टॉपिक अभी हम कर लेते हैं, वो है हमारा इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। क्या है, इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, मैं तो 2 घंटे तक पढ़ा सकता हूँ लगातार, पर मेरा जो कंप्यूटर है वो सपोर्ट नहीं करता है ना, थोड़ा सा पुराना टाइप में है ये। आप सब सपोर्ट करोगे तो नया भी ले लेंगे। इक्विवेलेंस ऑफ एफडी के अंदर क्या है देखिए, फंक्शनल डिपेंडेंसी एफ एंड जी आर इक्वल इफ एफ इज इक्विवेलेंट टू जी। मतलब एफ का क्लोजर अगर जी के क्लोजर के बराबर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, एफ कवर्स जी, इसका मतलब एफ इज ए सुपर सेट ऑफ जी। या अगर ऐसा हो जी कवर्स एफ, इसको मैं कैसे बता सकता हूँ, जी इज ए सुपर सेट ऑफ एफ। वेन डायग्राम से कैसे बताएंगे, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एफ और ये क्या हो जाएगा जी। इसके लिए इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे जी और ये हो जाएगा यहाँ पे एफ। ओके, चलिए अब ये तो हो गई थ्योरेटिकल पोर्शन। अब हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं ताकि बात आपके दिमाग के अंदर बैठ जाए। तो एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एक रिलेशन दिया हुआ है जैसे आर ऑफ ए बी सी डी, है ना। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हम करने वाले हैं और आपको एक एफ डी दी हुई है एफ और जी की, और जो एफ की एफ डी दी हुई है वो इस तरीके से दी हुई है, वो दी हुई है आपकी ए डिटरमाइनिंग सी, ठीक है, ए सी डिटरमाइनिंग डी, ई डिटरमाइनिंग ए डी और ई डिटरमाइनिंग एच। जी दिया हुआ है ए डिटरमाइनिंग सी डी और ये दिया हुआ है ई डिटरमाइनिंग ए एच। ओके ना। और आपको पूछा गया है कि ये दोनों एफ और जी है वो इक्विवेलेंस है या नहीं। तो इसको करने का तरीका क्या है देख लीजिए। हम क्या करेंगे, यहाँ से जो इसके डिटर्मिनेंट है वो रखेंगे और इस एफ डी से हम डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको क्या क्या निकालना है, यहाँ पे ए का क्लोजर निकालना है, ए का क्लोजर निकालना है, इसका क्लोजर निकालना है जी की एफ डी से, एफ का क्लोजर निकालना है जी की एफ डी से। तो यहाँ से मैं आपको लूँगा ए, और क्या ये ए सी डिराइव कर पा रहा है नहीं इस एफ डी से, तो देखिए क्या हो रहा है, ए से क्या डिराइव हो रहा है सी डी, ए से ए हो गया और सी डी हो गया। तो ए से सी डिराइव हो रहा है, इसका मतलब ये फर्स्ट एफ डी डिराइव हो रही है। फिर क्या नेक्स्ट एट्रीब्यूट ए सी, ए सी का क्लोजर निकालो तो ए सी से ए सी मिल जाएगा, और ए से क्या बन रहा है सी डी, ए क्या बन रहा है सी डी। मुझे क्या चाहिए, ए सी से डी बन रहा है क्या, ए सी से डी बन रहा है, ये भी डिराइव हो रहा है। ओके फिर देखिए नेक्स्ट ई,
ई एट्रीब्यूट निकालना है जिससे मुझे चाहिए ए डी और एच। तो यहाँ पे आ जाइए, ई से क्या डिराइव हो रहा है, ए और एच, ओके, और ए से क्या डिराइव हो रहा है यहाँ पे, सी डी, सी और डी। तो मुझे चाहिए ई से एच, ई से एच बन रहा है, ई से एच बन रहा है, और क्या, बस यही चाहिए। तो ये एट्रीब्यूट भी डिराइव हो रहा है। ई से ए डी चाहिए, ई से ए डी हो रहा है, यहाँ पे ए भी बन रहा है, डी भी बन रहा है। ये एट्रीब्यूट भी या ये एफ डी भी आपकी डिराइव हो रही है, ओके। इसका मतलब क्या हो गया, आपके एफ क्या, जी क्या कर रहा है, एफ को आपके कवर कर रहा है, जी इज कवरिंग एफ। सेम चीज इसके अंदर अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, इसके क्लोजर रखेंगे ए का, ए प्लस और ई प्लस। चलिए अब हम इसको एफ की एफ डी से डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो ए से ए हो गया, मुझे ए से सी डी चाहिए। तो देखिए ए से क्या बनेगा, सी, ए सी से क्या बन गया, डी। तो ए से सी डी बन रहा है क्या, ए से सी डी बन रहा है, तो ये कवर हो रहा है। फिर मुझे ई से ए चाहिए। तो ई से क्या डिराइव हुआ, देखें ई से ए डी हो रहा है, ई ए और डी, ठीक है, और ए से डिराइव हो रहा है सी। तो ए एच चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए ई से फिर आपको एच भी डिराइव हो रहा है ना। तो ए और एच दोनों डिराइव हो चुके हैं, ए और एच। इसका मतलब ये एफ डी भी आपकी कवर हो रही है। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, एफ इज इक्विवेलेंस टू जी। एफ क्या कर रहा है, जी के इक्विवेलेंस है, दोनों आपस में डिराइव कर पा रहे हैं। एक और एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। एक एफ डी दी हुई है, यहाँ पे ये जी एफ डी है आपके पास, ए डिटरमाइंस बी, बी डिटरमाइंस सी, और ए सी डिटरमाइंस डी। और यहाँ आपके पास है ए डिटरमाइंस बी सी और सी डिटरमाइंस डी, ओके। चलिए उसी तरीके से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके एट्रीब्यूट्स लेते हैं, ए प्लस बी क्लोजर और सी का क्लोजर, ओके, और इन क्लोजर को इनकी सहायता से डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो ए से ए और ए से क्या बन गया आपके पास, बी सी बन चुका है। तो ए से बी तो डिराइव हो चुका है। फिर देखिए बी, बी से बी, पर यहाँ देखोगे कि भाई बी से तो कुछ बन ही नहीं रहा है, तो ये वाला जो क्लोजर है वो डिराइव नहीं हुआ है, ठीक है, जी ने इसको कवर नहीं किया गया। सी से हम देखें, सी से डी, तो यहाँ पे हो जाएगा सी डी, सी और डी, ये कवर हो रहा है, तो ये हो गया सी डी। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाइए, ए प्लस और सी प्लस, ठीक है, ए से ए, यहाँ देखिए ए से क्या हो रहा है, बी, बी से क्या हो रहा है, सी, और सी से क्या हो रहा है, डी। हमें क्या चाहिए था, बी सी, तो ये बी सी मिल चुका है, ये कवर हो रहा है। सी, सी से क्या बन रहा है यहाँ पे हमारे पास, डी, सी डी, ये कवर हो रहा है। इसका मतलब क्या समझ में आया आपको, एफ ये सुपर सेट है जी का। एफ जो है जी को कवर तो कर रहा, एफ क्या है, जी को कवर कर रहा है, पर जी जो है आपके एफ को कवर नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए एफ इज सुपर सेट ऑफ जी है, पर यहाँ पे जी इज नॉट सुपर सेट ऑफ एफ। जो जी वाली एफ डी है एफ को कवर नहीं कर पा रही। इसका मतलब एफ और जी आपके इक्विवेलेंस नहीं है। क्या है, एफ और जी आपके इक्विवेलेंस नहीं है, ओके। तो यहाँ पे हमारा इक्विवेलेंस वाला टॉपिक ख़त्म होता है। तो वैसे नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको मैं शॉर्ट से कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से जो इम्पोर्टेंट वो चीज़ें आपको मिल जाए। यहाँ मैंने आपको बता ही दिया है कि देखिए अभी हमारा एनोमली हो गई है, एफ डी हो गई है, नंबर ऑफ कैंडिडेट की, नंबर ऑफ सुपर की हो गई, इक्विवेलेंस हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कैनोनिकल फॉर्म, लॉसलेस और नॉर्मल फॉर्म्स जल्दी से करने की कोशिश करेंगे, ओके। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।